हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी ऐसा फल को खाया है जिसके अंदर बीज ही ना हो, तो आप कहेंगे हाँ सर, ये सीडलेस अंगूर खाए हैं, केला खाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बीज को देखा है जिसके ऊपर फल का कोई आवरण या छिलका ना हो? तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसे देखे होंगे। यानी एक ऐसा पौधा जिसमें बिना किसी सीड खुद लटका रहता है, बिल्कुल नंगा, उसमें खुले हवा में रहता है, कोई कवरिंग नहीं होता। तो जो बॉटनी की बात किया जाए तो ऐसे बीज जिस ग्रुप में पाए जाते हैं उन ग्रुप को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या हुआ? ये दो शब्दों से बना है, जिम्नोस और स्पर्म। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। तो जिनके बीज पूरी तरह खुली हो, जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो। तो इसका सीधा और वैज्ञानिक मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखा है जिम्नोस्पर्म आर सीड बी प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट in which the ovules and seed are not enclosed within a ovary। तो बच्चों, ये क्या कहा जा रहा है? यानी ऐसे बीज बनाने वाले वैस्कुलर प्लांट जिनके ओव्यूल्स और बीज किसी अंडाशय की दीवार यानी ओवरी के अंदर नहीं हो। तो इसको यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग सेव खाते हैं तो सेव का बीज कहाँ होता है? एक फ्रूट के अंदर होता है, सुरक्षित होता है। यहाँ कोई फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, यहाँ कोई ओवरी फ्रूट में चेंज नहीं होता है। तो बच्चों, यही अंतर होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है, इसमें भी वैस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें भी सीड बनता है, लेकिन इसमें फ्लावर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। और जब फ्लावर नहीं होता तो वो आगे जाके फ्रूट के तरह एक कवरिंग नहीं बनाता। तो बच्चों, क्या जानना है? जब ओवरी नहीं है तो इनमें किसी प्रकार के ट्रू फ्रूट्स नहीं बनते। इनके बीज कहाँ रहते हैं? सीधा मेगास्पोरोफिल या ओविलिपेरस स्केल पर खुली सतह पर नेकेड चिपके रहते हैं। इनको किसी सुरक्षा का जैसे जरूरत ही नहीं हो। तो एवोल्यूशन की दृष्टि से बात किया जाए बच्चों, तो ये टेरिडोफाइट जो सिर्फ स्पोर बनाते थे, और एंजियोस्पर्म जो फल और फूल वाले आधुनिक पौधे हैं, उनके बीच का एक इम्पॉर्टेंट कड़ी माना जाता है, इनके बीच का ट्रांजिशन माना जाता है। तो स्टूडेंट, जो जिम्नोस्पर्म है, जो मीसोजोइक एरा था, इस एज में आप लोग अगर चले जाए वापस, टाइम वॉच से टाइम से वापस जाया जाए, तो उस समय आपको एंजियोस्पर्म नहीं, खाली पूरे दुनिया में जिम्नोस्पर्म का भंडार था। तो मीसोजोइक एरा को एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसको एग्जाम के लिए याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, जिसको हम लोग आगे भी डिटेल में देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बच्चों, ऊपर के डायग्राम में आप देख चुके हैं कि कैसे बीज को दिखाया गया है, जो किसी फल के सीधे फल के अंदर ना हो, सीधा एकदम नेकेड रहा हो। और अगर इसके पौधों की बात किया जाए तो बच्चों, इसका एक मेन डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। एक जिम्नोस्पर्म का ये कैसा होता है? ये सीड बियरिंग तो है, लेकिन इसमें कोई फ्लावर नहीं होते, कोई फूल आपको नहीं दिखेंगे, बल्कि सेंटर में आप जो ये मेन प्लांट देख रहे हैं, ये डिप्लॉयड होगा या स्पोरोफाइट कहते हैं, डोमिनेंट फेज होगा। इनके पास नुकीली पत्तियां, नीडल लाइक लीव्स होती है। और इन पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको फ्लावर नहीं कहा जाता, इनको कोन्स कहा जाता है। जो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? ये कोन्स कहा जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो इसके जो मेजर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब? कि इनमें दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। इनके पास जो मेल कोन होता है और एक फीमेल कोन होता है। तो जो मेल कोन होगा वो छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बनाता है, और फीमेल कोन एक बड़ा हिडन मेगास्पोर बनाएगा। ये स्पोर आगे चलकर नन्हे गैमेटोफाइट बनाते हैं। एक और चीज बच्चों जो ध्यान रखने का है, अभी तक हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देख रहे थे कि फर्टिलाइजेशन के लिए या पॉलन जर्मिनेशन के लिए मोस्टली वाटर का यूज होता था। यहाँ जो इसमें पॉलन बनते हैं, इनका परागन यानी पॉलिनेशन पूरी तरह हवा के भरोसे होता है। परागन हवा में तैरते हुए सीधे ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा बात जो इम्पोर्टेंट है, इनका डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, इनमें बहुत आलस होता है। पॉलिनेशन होने से निषेचन के बीच, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बीच एक लंबा समय लगता है। यानी ये अपनी लाइफ साइकिल में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाते हैं। अगला बात करें, इनमें कुछ बच्चों खास मॉडिफिकेशन या जेरोफिटिक एडेप्टेशन दिखाई देते हैं।
अगर इनकी पत्तियां को देखा जाए तो इनकी पत्तियां मोस्टली सुई जैसी होगी, जिसे निडल लाइक कहते हैं जैसे पाइनन में, या कुछ स्केल लाइक होती है जैसे साइप्रस में। इनमें कुछ जेरोफिटिक यानी सूखे जगह पे रहने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे इसमें एक मोटा क्यूटिकल लेयर होता है। इसका जो स्टोमेटा होता है वो नीचे धसा हुआ होता है, जिसे संकेन स्टोमेटा कहा जाता है। और इसमें गोंद की नलिका यानी रेजिन कैनल होती है, जो इन्हें कड़क ठंड या सूखे से बचाती है और दूसरे पैथोजन से भी बचाती है। इनके लकड़ी की ऊट की बात की जाए तो बच्चों ये पेरिनियल पौधे होते हैं और वुडी होते हैं। इनके तने में एनुअल रिंग्स बनते हैं, जिससे हम पेड़ की उम्र नाप सकते हैं। इसमें बेहतरीन सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों इसमें जो बहुत ध्यान रखने वाला बात है वो है कि जिम्नोस्पर्म का अगर जाइलम देखा जाए तो उसमें बस ट्रैकिड्स होता है, भेसेल्स नहीं होता है आम तौर पे। लेकिन एक खास ग्रुप है जिसमें भेसेल्स भी होता है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास हम लोग तुरंत आने वाले हैं। इससे पहले अगर इसके रूट की बात की जाए तो इसमें कौन सा रूट होता है बच्चों, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। ये जड़ें अकेले काम नहीं करते, ये बच्चों फंजाई के साथ माइक्रोहाइजल एसोसिएशन भी बनाते हैं। तो बच्चों अगर चारों ग्रुप्स को देखा जाए तो इसमें जिम्नोस्पर्म को मोस्टली 4 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला होता है कोनिफर या कोनिफेरोफाइटा कहते हैं। ये सदाबहार पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां सुई या स्केल जैसी होती है। इसके जो मेंबर है उसमें पाइनस बहुत फेमस है, स्पर्स है, और दुनिया का सबसे जो लंबा जिम्नोस्पर्म होता है जिसे सेक्वा कहते हैं, या रेडवुड। दूसरा ग्रुप होता है साइकेडोफाइटा। ये बच्चों बिल्कुल खजूर के पेड़ पाम लाइक दिखते हैं। ये बहुत ही प्राचीन फैमिली है जिसमें पत्तियों के पिन्नेट लीव्स होते हैं और सेंटर में बड़ा सा कोन हो जाता है। इसका सबसे खास मेंबर है साइकस, और सबसे छोटा मेंबर कौन है, जामिया। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते। बच्चों अगला ग्रुप है जिसका नाम है जिंगोफाइटा। इस पूरे डिवीजन में आज की तारीख में केवल एक ही पौधा बचा है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस ग्रुप के पौधे जिसका एग्जाम्पल है जिंगो बाइलोबा, इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पौधा लिविंग फॉसिल है, तो उसका क्या नाम है, जिंगो बाइलोबा। इसको बच्चों देखने के लिए इसका एक और नाम है मेडन हेयर ट्री भी इसे कहा जाता है। इसकी पत्तियां पंख के आकार की फैन शेप होती है और इसके बीज देखने में बिल्कुल फल जैसे होते हैं। बच्चों लास्ट ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं नेटोफाइट। ये जिम्नोस्पर्म का सबसे अनोखा और एडवांस ग्रुप है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है, ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है और इसके जाइलम में बच्चों भेसेल्स पाए जाते हैं। इनके 3 खास मेंबर है, एफेड्रा, नीटम और वेलिस्चिया। एफेड्रा रेगिस्तान में पाया जाता है, नीटम चौड़ी पत्ती वाला होता है और वेलिस्चिया रेगिस्तान का अजूबा है। तो इन सारे पौधे और इनका टेक्सोनोमिक डिटेल हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो हमको क्या ये इंपॉर्टेंट रखना है, जिम्नोस्पर्म में लिए नेकेड ओव्यूल होता है, इसमें हेट्रोस्पोरी होता है, क्लियरली स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ बहुत होता है, पॉलिनेशन विंड से है, और फ्रूट और ट्रू फ्लावर जैसे कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं होते हैं। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म ने करोड़ों साल का लंबा सफर तय किया है। इनके समय में डायनासोर पैदा भी हुए और इन्होंने डायनासोर को मरते हुए भी देखा है। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म को किंगडम प्लांटी में रखा गया है और ये सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है ऐसे पौधे जिसमें एम्ब्रियो बनते हैं। डिवीजन जिम्नोस्पर्म में है और इसके 4 मेजर ग्रुप है जिनको हम लोग थोड़ा सा समझे हैं और आगे भी इसको डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। बच्चों सबसे पहले इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देते हैं। क्यों सिग्निफिकेंस देखना है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिम्नोस्पर्म को धरती के पहले सफल बीज वाले पौधे मतलब फर्स्ट सक्सेसफुल सीड प्लांट्स माना जाता है। इनमें पहले किसी के पास बीज बनाने का हुनर नहीं था। आखिर ये इतने सफल क्यों हुए, इनके 4 बड़ा कारण हैं। सबसे पहला है सीड हैबिट। इन्होंने स्पोर का झंझट छोड़कर बीज बनाना शुरू किया। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बायोफाइटर और टेरिडोफाइटर को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में तैरना पड़ता था, लेकिन इन्होंने कहा हम पानी के मोहताज नहीं है। इन्होंने हवा से परागन यानी पॉलिनेशन सीख लिया। इन्होंने जो बच्चों इसमें नेक्स्ट जो खास बात है, इन्होंने मोटा वुड यानी सेकेंडरी ग्रोथ करना सीख लिया, जो मोटाई में चौड़े होते रहे, जिससे क्या हुआ, ये मजबूत बने और ऊंचाइयों तक पहुंचने लगे। अगला बात है एडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।
ये सूखे और विषम स्थलीय आवासों में भी झंडा गाड़कर खड़े हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच के एवोल्यूशन गैप को करने में सबसे मजबूत पुल है। तो बच्चों, अगर इसके एवोल्यूशन को देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेवोनियन पीरियड की। लगभग 40 करोड़ साल पहले धरती पर सबसे पहले बीज वाले पौधों के पूर्वज आए। इन पूर्वज को हम लोग क्या कहते हैं? इनको प्रोजिम्नोस्पर्म कहते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिस। इसी काल में सबसे पहले बीज वाला फर्न आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेरिडोस्पर्मी या सीड फर्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्कनिक्सिया पॉलीमॉर्फा। यहाँ पहली बार स्पोर की जगह बीजों ने ले ली और बिना पानी के जरूरत वाले पॉलिनेशन का जन्म हुआ। इसके बाद बच्चों आया कार्बोनेशियस पीरियड 359 से 299 मिलियन ईयर साल पहले। इस काल में कोयले के बड़े बड़े कोल स्वैम्प यानी दलदल बने। यहाँ जो सीड फर्न्स थे जैसे मेडुलोसा और भी फले और पहले कोनिफर जैसे दिखने वाले विलुप्त पौधे आए, जिसे हम लोग कॉर्डाइल्स कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ कॉर्डाइल्स जो अभी नहीं पाया जाता, उसका सबसे पहले जन्म हुआ। फिर आया पर्मियन पीरियड। यहाँ मौसम में कड़ा सूखापन आया, एरिडिफिकेशन हुआ। इस सूखे से लड़ने के लिए शुरुआती साइकेडेल्स, जिंगोगेल्स और कोनिफेरल्स का तेजी से विकास हुआ। साथ ही गोंडावा लैंड के जंगलों का मशहूर फर्न ग्लॉसोप्टेरिडेस, जिसका आप लोग सुने होंगे, अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है। ग्लॉसोप्टेरिडेस भी यहीं पे चरम पर था। इसका खूब विकास हुआ और पूरे गोंडावा रीजन में ये छा गया। तो बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बच्चों प्रलय आया, एक भयंकर प्रलय हुआ, जिसको क्या कहते हैं? पर्मियन एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसमें क्या हुआ? बहुत सारे जो सीड फंड थे पर्मियन ट्राइएजिक एक्सटिंक्शन में, इसमें बहुत सारे सीड फंड्स लगभग खत्म कर दिए और पूरे मिसोजोइक काल के लिए रास्ता साफ हो गया। अब टेरिडोफाइट्स के बहुत मेंबर अचानक से गायब हो गए। इसके बाद आया ट्राइएजिक पीरियड। प्रलय से उबरने के बाद जिम्नोस्पर्म ने दोबारा रिकवर की और यहाँ एक बहुत ही मशहूर विलुप्त ग्रुप का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं बेनी टाइटल्स। बच्चों, जो बेनी टाइटल्स है उसका एक फेमस एग्जाम्पल है विलियम सोनिया। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। विलियम सोनिया का जो बहुत सारा स्टडी था, वो हमारे महान पैलियोबॉटनिस्ट प्रोफेसर बिलबर साहनी ने इस पर बहुत रिसर्च किया। तो इसको बच्चों याद रखना है, विलियम सोनिया को, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम जुड़ा है फेमस पैलियोबॉटनिस्ट से, जिनका नाम है बिरबल साहनी। तो, तो बच्चों, इस पीरियड के बाद क्या आया? जुरासिक पीरियड आया। इस जुरासिक पीरियड को खास समय माना जाता है क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी का एकदम चरम था। पीक डाइवर्सिटी और डोमिनेंस, जहां भी देखो चारों तरफ आपको साइकेडेल्स दिख जाते थे, जिंगोएल्स भी भरपूर दिख जाते थे और जिंगोएल्स के पूर्वज हवा में रहते थे, बहुत सारे आपको हवा में जंगल में दिख जाएंगे। और कोनिफेरल्स जैसे एरुकेरी और पाइन के विशालकाय जंगल भी दिखते थे। और इसी समय बच्चों डायनासोर भी धरती में सबसे ज़्यादा राज किए और सबसे ज़्यादा धरती में डायनासोर का जो परचम था इसी पीरियड में लहराया। बच्चों, इसके बाद आया क्रिटेशियस पीरियड। यहाँ से पासा पलट गया और बेनी टाइटल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया। बेनी टाइटल डिक्लाइन हुआ और प्रकृति के सबसे आधुनिक फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म ने पहला दस्तक दिया। तो बच्चों, क्रिटेशियस पीरियड को हम लोग एंजियोस्पर्म के राइज, उसके पैदा होने और बेनी टाइटल्स के या मोस्टली अदर जिम्नोपर्म्स के डिक्लाइन के एज के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, इसके बाद भी एक खास इवेंट हुआ। इसके बाद दूसरा महाप्रलय आया, जिसे केपीजी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। ये एक एस्टेरॉयड गिरा धरती के ऊपर, जैसे डायनासोर मरे, बेनी टाइटस पूरी तरफ से विलुप्त हो गए और एंजियोस्पर्म धरती के नए राजा बन गए। तो बच्चों, जब भी धरती में कोई पौधा जानवर बहुत ज़्यादा फैल गया तो कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि उसमें एक बदलाव आया, उनका डिक्लाइन हुआ और नए पौधे धरती में आने गए। तो बच्चों, इसके बाद जो सीनोजोइक एरा आया और मॉडर्न जिम्नोस्पर्म के काल को बताया जाता है। इसमें बहुत सारे जिम्नोस्पर्म एक्सटेंट हो गए और आज का जो एंजियोस्पर्म युग है और हमारे जिम्नोस्पर्म अब अकेले विशिष्ट जंगलों
के रूप में बचे हैं। तो बच्चों पूरी दुनिया में अभी 1100 से 1300 ही जीवित जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां थी। पहले बहुत सारे थे, लेकिन सीनोजोइक एरा के बाद इनका नंबर कम होता गया और अब कुछ ही हम लोगों को लिविंग बचे हैं। तो बच्चों इसके जो लिविंग बचे हैं इनको 4 ग्रुप्स में हम बांटे हैं। जो पहला है उसको साइकेडोफाइटा कहते हैं। इसमें लगभग 350 प्रजातियां बची है जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इलाकों में मिलती है। साइकस और जामिया ये इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। जिंगोफाइटा में केवल एक मोनोटिपिक फैमिली है। यहाँ पूरे डिवीजन में केवल एक यूक्लियोटा जीव बचा है जिसका क्या नाम है, इसका नाम जिंगो बाइलोवा है, जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। कोनिफेरोफाइटा आज भी सबसे बड़ा डोमिनेंट ग्रुप है। इसमें करीब 650 स्पीसीज है। ये हमारे पहाड़ों, टैगा या बोरियल जंगलों का निर्माण करते हैं। इसमें पाइनस, रेडवुड, सुप्रस और फर सबसे फेमस है। और नीटोफाइटा लगभग 100 प्रजातियां हैं जो बेहद ही अजीबोगरीब एडेप्टेशन दिखाती हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाला नीटम या रेगिस्तानी एफेड्रा या फती पट्टियों वाला विलियम सोनिया। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म के इतिहास को तो हम लोग जान लिए, लेकिन अभी वर्तमान में जिम्नोस्पर्म कहाँ पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म बच्चों धरती के हर कोने में मिलते हैं, सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़कर। तो आप मैप में देख सकते हैं अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के आधार पर इसे बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले कोलिफर बेड की। तो बच्चों उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो गहरे रंग के एक विशाल पट्टी दिख रही है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैगा कहते हैं या बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। इन बर्फीली सब आर्टिक जंगलों में हमारे कोनिफर का बहुत एक छत्र राज है। यहाँ पाइनस, एबिस, लैरिक्स जैसे पौधे बहुत ही सफल है। ये मिलकर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया में एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट बनाते हैं। थोड़ा इसके नीचे आने पर हम लोगों को क्या मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट, और उसके भी नीचे आने पे हम लोगों को माउंटेन या एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। इन पे सिकुआ, डगलस फिर और सेड्रस जैसे आलीशान पेड़ आपको दिखाई देते हैं। अगर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात किया जाए तो यहाँ बच्चों खजूर जैसे दिखने वाले साइकस और जामिया के पौधे ज़्यादा मिलते हैं। ये कड़क ठंड में नहीं रहते, ये बेचारे केवल सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ कुछ रेगिस्तान वाले भी प्लांट आपको दिख जाएंगे जो एक्सट्रीम डेजर्ट यानी अनोखी जगह पाए जाते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वेलिस्चिया। ये पूरी दुनिया में केवल और केवल अफ्रीका के महाशुष्क नाबीब रेगिस्तान, नाबीब डेजर्ट में पाया जाता है। वही हमारी औषधीय झाड़ी वाली पौधा एफेड्रा भूमध्य सागर, एशिया और अमेरिकी रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो बच्चों पत्ती के इन रेगिस्तान में रहने के लिए पौधों में कुछ जेरोफिटिक एडेप्टेशन होती है। मुख्यतः ये पत्तों में होता है। इसके पत्तों को देखा जाए तो पत्तों में पानी के लॉस को रोकने के लिए इसमें क्यूटिकल का मोटा परत होता है। स्टोमेटा इसमें धसे रहते हैं जिसे संकेन स्टोमेटा कहते हैं, जो सब स्टोमेटल कैविटी में पाए जाते हैं। इसके ठीक नीचे मोटी दीवार वाला हाइपोडर्मिस होता है। वैस्कुलर बंडल में एंडोडर्मिस की रिंग दिखाई देती है। पूरा बनावट पत्ती के सरफेस एरिया को कम करके पानी के बाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करता है। अगर एनाटॉमिकल एडेप्टेशन की बात किया जाए बच्चों तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। एंजियोस्पर्म में जाइलम में बड़े बड़े वेसल्स दिखाई देते हैं, इसमें वेसल्स दिखाई देते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में मोस्टली ट्रैकिड्स होती हैं। ये क्यों होती है, क्योंकि कड़क सूखे या अत्यधिक ठंड में हवा के बुलबुले फंसने का खतरा होता है, जिसे कैविटेशन या एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इस कैविटेशन या एम्बोलिज्म से बचने के लिए जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड्स बनाते हैं जो पतले पतले होते हैं, जो भयंकर सूखे या ठंड में भी बुलबुले फंसने के खतरे को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। इनके वुड में तने में रेजिन कैनाल भी होता है बच्चों। ये जो रेजिन कैनाल होता है इसमें गोंद और राल की नलिकाएं होती है जो कीड़ों और फंगस से इनकी रक्षा करती है। तो बच्चों इनका जो स्ट्रक्चर होता है अगर पूरे प्लांट का कैनोपी देखा जाए तो ये पिरामिड जैसा होता है। क्यों होता है, ताकि सर्दियों में जब भारी बर्फबारी हो
तो बर्फ पत्थर की तरह टहनियों पर न जमे बल्कि फिसल कर सीधे नीचे गिर जाए और पेड़ तेज हवाओं का मजे में झेल सके। इनके पास जमीन से गहराई से पानी चूसने के लिए एक बहुत डीप रूट सिस्टम भी होता है। प्रतिकूल परिस्थिति बचने के लिए ये बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं और डोमिनेंसी में चले जाते हैं। इनमें बच्चों कोन का एडाप्टेशन भी होता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, फीमेल कोन के ऊपर बहुत ही सख्त लकड़ी जैसी बेहद मोटी और कड़क सल्क यानी थिक कोन स्केल्स पाई जाती है। जब तक सूखा मौसम रहता है ये स्केल आपस में कसकर चिपकी रहती है और बीजों को झुलसने से बचाती है। जैसे ही फेवरेबल अनुकूल मौसम आता है ये कोन्स खुलते हैं और बीजों को आज़ाद करते हैं। तो बच्चों, ये पहाड़ों का राजा है क्योंकि इसमें कोनिफर्स में इतने एडाप्टेशन है। रेगिस्तान में भी ये बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि इसमें सनकेन स्टोमेटा है धंसा हुआ, और इसमें जाइलम में केवल ट्रैकिड्स है और बर्फ से बचने के लिए पिरामिडल शेप है। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को, कि इंडिया में और कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।